आज हम यह दंत्रित मुस्कान के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह दंत्रित मुस्कान के सरलार्थ एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाए थे। तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की दंत्रित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, कवि अपने शिशु की, अपने बच्चे की मधुर मुस्कान को देखता है तो इतना खुश हो जाता है कि उसके उदासीन गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, खुशी छा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि यह मुस्कान तो मृतक में भी जान फूंक सकती है। यह शिशु तो ऐसा है मानो तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। कवि के निष्ठुर पाषाणवत हृदय में पाषाणवत हृदय मीन्स हार्ड हार्टेड में स्नेह की धारा फूट पड़ी है। इस प्रकार कवि के हृदय में एक परिवर्तन सा आ जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर, बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता होती है, निश्चलता होती है, अपनापन होता है, अपनत्व होता है, सहजता होती है, हृदय की प्रफुल्लता होती है और मधुरता होती है। उसके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, वो निस्वार्थ भाव से ही मुस्कुराता है। लेकिन बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कृत्रिमता होती है, आर्टिफिशियलिटी होती है। वो बलात् मुस्कान होठों पर बिखेरी जाती है कि खुद अपने आप ही मुस्कान होठों पर ले आते हैं। वो चाहे दिल से वो खुश ना हो, लेकिन बाहरी लोगों को दिखाने के लिए वो मुस्कुराते हैं। इस कारण उनमें सहजता नहीं होती, उनमें स्वार्थ की गंध आती है, अपनापन का अभाव होता है। अवसर देकर मुझसे मुस्कुराते हैं। बड़ों की मुस्कान में उनकी रुचि समाहित होती है। अगर उनका दिल करे हंसने का, मुस्कुराने का, तो वो हंसते हैं। अगर दिल ना करे, वो नहीं हंसते। तो यह बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में अंतर होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के आधार पर या बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? अब बिंब क्या है? जो उसने लेसन के अंदर, कविता के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वही है। उत्तर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को कई बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। फर्स्ट, बच्चे की मुस्कान इतनी मधुर होती है कि मृतक में प्राण फूंक देती है। सेकंड, बच्चे की मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल रही हो। कमल का मतलब कम पुष्प कि फूल है कमल का। थर्ड, पाषाण पिघलकर जल रूप में बदल गया हो, अर्थात पत्थर है वो पिघलकर पानी बन गया हो। फोर्थ, बबूल और बांस में भी शफालिका के फूल झरने लगे हों। इस प्रकार के बिंबों का कवि ने यूज किया है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट, क छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाओ। इसका उत्तर है, कवि की मधुर मुस्कान शिशु की मधुर मुस्कान कवि के दिल को छू गई है। वह इतना भावुक हो उठा है कि अपनी प्रसन्नता का आभास कर बैठता है। उसे लगता है कि विकसित कमल पुष्प तालाब को छोड़कर मेरे घर में खिल रहा हो। सेकंड पार्ट है इसका, ख छू गया तुमसे कि झरने लगे शफालिका के फूल, बांस था के बबूल।
इसका उत्तर है कवि स्वयं को बांस और बबूल की तरह निष्ठुर हृदय वाला मानता है कि जैसे बांस और बबूल के जो पेड़ हैं ये बड़े ठूंठ होते हैं, उसी प्रकार कवि अपने आप को वैसे ही समझ रहा है। ऐसा निष्ठुर हृदय कवि शिशु का स्पर्श पाकर सिहर उठता है, प्रसन्न हो जाता है और वह अपनी प्रसन्नता को देखकर ऐसा अनुभव करता है, ऐसा फील करता है कि बबूल और बांस से शेफालिका के पुष्प फूल झरने लगे हों। ये स्टूडेंट्स आपके लेसन के पाठ्य पुस्तक के आधार पर क्वेश्चन आंसर थे और इसमें रचना और अभिव्यक्ति में भी कई क्वेश्चन हैं, उनमें से मैं आपको एक दो करवा देती हूँ। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इसकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए कि मुस्कान अगर हो, कोई मुस्कुराता हो तो एनवायरनमेंट, माहौल जो है वो कैसा हो जाता है, और अगर क्रोध हो तो कैसा हो जाता है। उत्तर, मुस्कान की मधुरता में चित्त की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है, मन प्रसन्न होता है। दूसरे व्यक्ति भी स्वाभाविक मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जिससे अपनापन झलकता है, अपनापन का भाव फूटता है और आपसी सामीप्य का अनुभव होता है। लेकिन इच्छाओं की अपूर्ण स्थिति में क्रोध की उत्पत्ति होती है। अपनी इच्छाओं को दूसरों से पूर्ण करवाने की आशा में जो निराशा हाथ में लग जाती है, उससे क्रोध का भयावह रूप प्रकट होता है। इससे क्या होता है, इस प्रकार वातावरण में कड़वाहट आ जाती है, परस्पर भिन्नता बढ़ जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, मन में निराशा हो जाती है, आसपास के जो लोग हैं वो भी अप्रसन्न हो जाते हैं और चित्त निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत्रित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, शिशु के दांत निकलने का समय 9 महीने से 1 साल के लगभग होता है। शिशु भी लगभग इसी उम्र का ही होगा। बच्चे की मुस्कान और पहचानने और न पहचानने का आभास भी इसी उम्र में होता है। वो इसी उम्र में यह आभास कर लेता है कि ये जो मनुष्य है ये जानकार है या अतिथि है, इस प्रकार का। शिशु इस उम्र में पहचान कर दूसरों के पास उसकी गोदी में चला जाता है और जिसको नहीं पहचानता, अपरिचित होता है, उसकी गोद में जाना भी नहीं चाहता, वह मना कर देता है। इसीलिए इस कविता के अंदर जब कवि आता है, कई टाइम के बाद आया है, बच्चा उसको नहीं पहचान रहा, वो एक अतिथि समझता है। तो इसका वर्णन आपने लेसन के अंदर पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स और है, वो भी एग्जाम में आ जाता है। कवि का स्वयं को अतिथि कहने की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर, कवि घुमंतु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, घूमता रहता है। घूमने का मतलब वो अपने काम से काफ़ी टाइम तक बाहर रहता है, घर से काफ़ी समय के बाद घर में आता है। वह अपने घर लंबे अंतराल के बाद लौटता है और कुछ दिन विश्राम करके फिर दोबारा चला जाता है। इस कारण कवि ने अपने आप को इस कविता में अतिथि कहा। बच्चे का दर्शन भी कवि ने पहली बार किया है और बच्चा पहचान भी नहीं रहा अपने पिता को। इस कारण कवि बच्चे के लिए एक अतिथि की तरह ही था। अतः कवि के द्वारा स्वयं को अतिथि कहना उचित ही है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपकी कविता यह दंत्रित मुस्कान में से थे। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और आप इसको अच्छे ढंग से लिख भी सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।